को जय हिंद। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑटो साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और यह बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और यह चैप्टर है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ये सब्जेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन के अंतर्गत चैप्टर एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, उसके अंदर टॉपिक ऑटो साइकिल है। इसका हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो साइकिल क्या है? ऑटो साइकिल एक तरह का एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है। यह साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन्स के कंपैरिजन यानी तुलना के लिए है। इसके पर्पस के लिए, तुलना के लिए हम लोग इस साइकिल में क्या करते हैं, जो वर्किंग सबस्टांस है, जो फ्यूल वगैरह होता है, उसके जगह पर हम लोग यहाँ पर एयर का यूज का एज्यूम करते हैं, ताकि यह एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल इसलिए यह कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लोग इस साइकिल के अंतर्गत गैस, पेट्रोल और मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल इंजन वर्क करता है। इसी साइकिल के बेस्ट पर हमारा पेट्रोल, गैस या अदर टाइप्स ऑफ ऑयल इंजन वर्क करता है। यह एक तरह का आइडियल साइकिल कहलाता है, यानी आइडियलाइज थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जो स्पार्क इग्निशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन के फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। यह साइकिल को सर्वप्रमुख सबसे पहले सफलतापूर्वक बनाया था जर्मन इंजीनियर निकोलस ए ऑटो। कब? 1876 में। देख सकते हैं, ये फ़ोटो है निकोलस ए ऑटो यानी निकोलस ऑगस्ट ऑटो। इसीलिए इस साइकिल का नाम ऑटो साइकिल पड़ा, क्योंकि इस साइकिल का डेवलपमेंट, इसको बनाने के लिए बनाया था निकोलस ऑटो ने सन 1876 में। तो याद रखेंगे कि यह एक तरह का एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। इसका यूज हम लोग कंपैरिजन के लिए, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के तुलना करने के लिए, जो अदर इंटरनल कंबशन इंजन हैं उनकी तुलना करने के लिए इस साइकिल का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि आपका जो कार का इंजन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका ग्रास कटर, ये भी आपका पेट्रोल इंजन जितना भी होता है, ये जो है आपका ऑटो साइकिल इंजन यानी ऑटो साइकिल पर बेस्ड होता है पेट्रोल इंजन। इसकी वर्किंग की बात कर लें तो यह एक तरह का आइडियल साइकिल होता है, जिसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है 2 आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है जिसमें इंट्रोपी कांस्टेंट हो। इंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसमें इंट्रोपी कांस्टेंट हो, वह प्रोसेस जिसमें इंट्रोपी कांस्टेंट हो, उसको हम लोग आइसेंट्रोपिक कहते हैं। और एडियाबैटिक आपको पता होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें आपका हीट कांस्टेंट हो, हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट प्रोसेस है वह रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसमें हीट ऐड करते हैं। थर्ड वन है रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और फोर्थ है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसमें हीट रिजेक्शन होता है। चलिए इसका वर्किंग को अच्छे तरह से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 प्रोसेस का हम लोग डायग्राम ले लेते हैं। पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दूसरा है वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस, इसमें हीट का एडिशन हो रहा है। और थर्ड है हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और फोर्थ है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट यानी हीट का रिजेक्शन इस
प्रोसेस के दौरान होता है। इसका हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ले लिए हैं। तो फर्स्ट है हमारा एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसको हम लोग 1-2 प्रोसेस से इंडिकेट कर रहे हैं, 1-2 प्रोसेस। तो यदि पीवी डायग्राम में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1-2 प्रोसेस, ये वाला लाइन है। तो इसमें क्या होता है, तो इस कंडीशन में हमारा जो पिस्टन है वह बीडीसी से टॉप डेड सेंटर यानी टीडीसी मूव करता है। यहाँ से जब आपका यह मूव कर रहा होता है तो इस समय हम लोग यह मानते हैं कि पॉइंट 1 में जो हमारा सिलेंडर है वह एयर के साथ पूरी तरह से फुल है ना। और यहाँ पर वॉल्यूम जो है इस कंडीशन में V1 है, प्रेशर P1 एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है, ये पॉइंट 1 पर। अब यहाँ से यह मूव करके कहाँ जा रहा है, पिस्टन TDC पर, यानी यह आपका पीवी डायग्राम में 1 से 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 से 2 यहाँ से मूव कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ BDC से TDC जाएगा हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 से 2 पीवी डायग्राम में 1 से 2। तो ये 1 से 2 क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इसमें 1 पॉइंट पर एयर फुल होगा, वॉल्यूम V1 P1 एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 से। अब जो है ये कंप्रेस करेगा, जैसे ही पिस्टन BDC से TDC जाएगा तो एयर को कंप्रेस करेगा। एयर को कंप्रेस करने पर इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जैसे जैसे पिस्टन जो है TDC मूव करेगा इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो P1 जो है चेंज हो जाएगा P2 से, और वॉल्यूम भी आपका चेंज होगा। तो वॉल्यूम जो है चेंज होगा वह V2 हो जाएगा, है ना। और जो है टेम्परेचर भी चेंज करेगा T2। तो इस प्रोसेस में 1 से 2 प्रोसेस में आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों जो है चेंज कर जाएंगे। और 1 से 2 आपका कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसको हम लोग यहाँ पर टीएस डायग्राम में देखिए 1 से 2 को हम लोग एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के रूप में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। आपका 1 से 2 में देखिएगा कि यहाँ पर इंट्रोपी, यानी इस लाइन को हम लोग इंट्रोपी से डिनोट करते हैं, इसको टेम्परेचर से। तो यहाँ पर इंट्रोपी जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया है। तो 1 पॉइंट में इंट्रोपी, 1 से 2 पॉइंट में इंट्रोपी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 गया, ठीक है। इसी तरह आप इसे पीवी डायग्राम में 1 से 2 प्रोसेस को कंसीडर कीजिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, वो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस 1 से 2 प्रोसेस में प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम जो है आपका डिक्रीज कर रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं जो आपका पिस्टन है, पिस्टन क्या होगा, BDC से TDC जाएगा तो इसको क्या होगा, ये कंप्रेस करेगा। तो इसका जो सिलेंडर के बीच का जो एयर का लिए जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो आपका कम होगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है कंप्रेस करने पर, एयर को कंप्रेस करने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, जो आपको TS डायग्राम में दिखेगा कि 1 से 2 पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये हम लोग प्रोसेस 1 से 2 समझ गए कि ये आपका एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक है, क्योंकि देखो ये जब तक आइसेंट्रोपिक यानी इंट्रोपी कांस्टेंट हो जाता है तो आपका हीट भी कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी के लिए 1 से 2 प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हम लोग इसको नाम दे देते हैं। अब जो है यह रिवर्सिबली एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है इस प्रोसेस में, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्शन नहीं होता है एयर के द्वारा, इसीलिए तो इसका एडियाबैटिक नाम देते हैं, ठीक है। इसमें हीट नहीं एब्जॉर्ब होता है और ना ही रिजेक्शन होता है एयर के द्वारा। साथ ही इसमें
वर्क डन होता है। वर्क डन कैसे होगा? यहाँ पर एयर पिस्टन जो है एयर को क्या कर रहा है, यहाँ पर पिस्टन जो है एयर को कंप्रेस कर रहा है, यानी पिस्टन वर्क कर रहा है। पिस्टन जो है वर्क कर रहा है किस पर? एयर पर, माने बाई द पिस्टन ऑन द एयर। ठीक है, बाई द पिस्टन ऑन द एयर, पिस्टन के द्वारा एयर पर वर्क किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में 1 से 2 वर्क डन हो रहा है पिस्टन के द्वारा एयर पर, मतलब पिस्टन जो है एयर को कंप्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्क किसके द्वारा हो रहा है? पिस्टन के द्वारा है। और किस पर हो रहा है? एयर पर हो रहा है। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस 1 से 2 कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस में आते हैं, इसमें आता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जो आपका 2 से 3 प्रोसेस को कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको हम लोग आइसोमेट्रिक कंप्रेशन इग्निशन फेज भी नाम देते हैं। इसमें हम लोग हीट ऐड करते हैं। इसमें आप लोग का हीट यानी स्पार्क इग्निशन इसी प्रोसेस में होता है। हीट ऐड होता है किस पर? एयर में। तो आप सेकेंड नंबर को ये डायग्राम को देख सकते हैं यहाँ पर कि पिस्टन हमारा कहाँ पहुँच गया? हमारा टॉप डेड सेंटर में पहुँच गया, टीडीसी पर पहुँच गया। 2 से 3 प्रोसेस में हमारा पिस्टन कहाँ है? टॉप डेड सेंटर में। जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाता है, हम लोग इग्नाइट कर देते हैं। यहाँ से बाहर से हम लोग स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ से हीट को सप्लाई कर देते हैं। हीट सप्लाई हो गया किस पर? कंप्रेस्ड एयर में। तो ये 2 से 3 प्रोसेस होता है। 2 से 3 प्रोसेस में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए 2 से 3 हमारा क्या हो गया है? पीबी डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर ये 2 से 3 यानी 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट में वॉल्यूम सेम है। तो क्या हो गया? ये 2 से 3 हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो गया 2 से 3, 2 से 3। लेकिन यहाँ टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रेशर को वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए। और टेम्परेचर क्या हो रहा है? तो टेम्परेचर हमारा 2 से 3 प्रोसेस, देखिए यहाँ टीएस डायग्राम में 2 से 3 प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है 2 से 3 प्रोसेस में। फिर 2 से 3 प्रोसेस में ही प्रेशर क्या हो रहा है? तो प्रेशर देखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज कर रहा है, 2 से 3 में इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ याद रखेंगे कि जो वॉल्यूम है 2 से 3 प्रोसेस में वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा और प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। तो जो आपका टेम्परेचर T2 रहेगा वो T3 में चला जाएगा, वो आपका T3 चला जाएगा। और जो प्रेशर पॉइंट P2 में होगा वो P3 में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2 से 3 प्रोसेस होता है। इसमें जो हीट का एडिशन होता है, हीट का एडिशन हम लोग जान लेते हैं। हीट का एडिशन, हीट का फॉर्मूला, जनरल फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स में ये फार्मूला सारा ये आईसी इंजन थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड होता है, इसलिए सारा पिछले का थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स का यूज होने वाला है। जैसे क्यू यानी हीट का फार्मूला होता है mc/dt। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ एयर है। और c क्या है? स्पेसिफिक हीट। और dt हमारा चेंज इन टेम्परेचर है ना। तो इसका जो हीट एडिशन का हो जाएगा फार्मूला mc। और स्पेसिफिक हीट इस कंडीशन में किस पे हो रहा है? स्पेसिफिक हीट जो है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी ये आपका हो जाएगा CV। और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर TS डायग्राम में देख लेंगे। यहाँ पर TS डायग्राम में 2 और 3 में कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? तो 2 और 3 में आपका तीसरा T3 जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो T3 बड़ा हो जाएगा और T2 छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंस T3 माइनस T2 करेंगे। यहाँ स्पेसिफिक हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। स्पेसिफिक हीट होता है जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कितना हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं।
तो यहाँ पर सी भी स्पेसिफिक हीट, जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सी भी लिख दिए। ठीक है, तो जो आपका हीट का एडिशन होगा वो हो जाएगा mCv T3 - T2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस कंडीशन में जो आपका हीट का एडिशन हो रहा है। चलिए, इसी के अलावा नेक्स्ट जो है प्रोसेस 3 से 4 की बात कर लेते हैं। तो 3 से और 4 की बात, जब हम लोग 3 से 4 हम लोग तीसरा नंबर यहाँ पर फिगर पर आ जाए, 3 से 4। अब हमारा जब आप पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर में था, अब ये टॉप डेड सेंटर से होके वो क्या आ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर में आ जाएगा, मतलब 3 से 4। अब हम लोग पिस्टन कहाँ मूव कर रहा है, 3 to 4। ये नंबर, तीसरा नंबर डायग्राम को यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर जैसे ही मूव कर रहा है ना, तो और इस प्रोसेस को एक चीज़ और याद रखेंगे, इस प्रोसेस को यहीं पर ये हम लोग को पावर स्ट्रोक मिलता है। जैसे ही यहाँ पर इग्नाइट हो जाता है दूसरा वाला प्रोसेस में, है ना, ये आपका 1 से 2 से 3 प्रोसेस में, यहाँ पर जो एयर होता है उसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, और इसके बाद यहाँ इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक यानी वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। तो तीसरा जो आपका प्रोसेस है 3 से 4, इस प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहते हैं। एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहते हैं तीसरा प्रोसेस। यहाँ इस प्रोसेस में आपका पिस्टन जो है वह टॉप डेड सेंटर से कहाँ मूव करेगा, बॉटम डेड सेंटर पर, बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। इस पूरे प्रोसेस को एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ से अब 3 से 4 जो है आपका 3 से 4 प्रोसेस को आप इसमें देख सकते हैं पीवी डायग्राम में, और इसमें आपका टीएस डायग्राम में। ठीक है, तो पीवी डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, वॉल्यूम जो है V3 से V4 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम हमारा V3 से V4 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमारा देखिए टीएस डायग्राम में, तो T3 से T4 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, तो प्रेशर P3 से P4 की ओर ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है। यह एक तरह से क्या प्रोसेस है, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो 3 से 4 प्रोसेस में देखिए, 3 से 4 प्रोसेस में जो आपका एंट्रोपी है, एंट्रोपी हमारा क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, यानी S3 बराबर S4 यानी कांस्टेंट हो गया है। क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 टीएस डायग्राम में 3 से 4 प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने के कारण यह प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसेंट्रोपिक कहलाता है। और एंट्रोपी जब कांस्टेंट हो गया तो हीट भी कांस्टेंट हो गया, और इसलिए इस पूरे प्रोसेस को 3 से 4 प्रोसेस को एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सपेंशन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही एयर पर हीट एडिशन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर फ्यूल में ब्लास्टिंग होता है, इग्निशन होता है, और थ्रस्ट के कारण क्या होगा, हमारा पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की ओर। तो यहाँ क्या होगा कि जो एयर है वो एक्सपेंड करेगा यहाँ से, जैसे ही ये जाएगा टीडीसी से बीडीसी की ओर। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंड कर रहा है एयर। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम एक्सपेंशन प्रोसेस है, यानी एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, ये 3 से 4 प्रोसेस आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट में लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें हीट क्या होगा, रिजेक्शन होगा। यह प्रोसेस कौन सा होगा, 4 to 1
4:1 यहाँ पर ये चीज़ इसको एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पर 4:1 प्रोसेस है, फिर क्या है 4:1 प्रोसेस। तो 4:1 प्रोसेस में क्या होगा कि देखेंगे आप यहाँ 4:1, सबसे पहले इस ब्लॉक डायग्राम में देख लीजिए 4:1 प्रोसेस में क्या होगा। अब 3 से 4 प्रोसेस में क्या था कि 3 से 4 की ओर मूव कर रहा था। अब जो है पिस्टन जो है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा 4:1 प्रोसेस में, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में 4:1 प्रोसेस में क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से TDC यानी टॉप डेड सेंटर की ओर पिस्टन मूव करेगा। जब यह मूव करेगा तो क्या होगा, जब यह मूव करेगा तो PV डायग्राम में देख लीजिए। PV डायग्राम में हमारा प्रेशर जो है P4 से क्या हो रहा है, P4 से P1 जा रहा है, P4 से P1 जा रहा है। तो इसमें हमारा प्रेशर देखिए यहाँ पर PV डायग्राम में पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 1 में प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, उसके अलावा टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो TS डायग्राम में आ जाएंगे 4 से 1, ये वाला लाइन को 4 है और ये 1 है। तो प्रोसेस 4 से 1 टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी T4 बदल रहा है T1 में और यह डिक्रीज हो रहा है। अब आते हैं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही है, तो V4 बराबर हो जाएगा V1 के, ये हमारा कांस्टेंट है, हो जाएगा हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम लोग एंट्रोपी की बात कर लें तो एंट्रोपी हमारा S4 के TS डायग्राम में S4 से चेंज हो रहा है S1 में, और यह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज एंट्रोपी डिक्रीज यानी हीट डिक्रीज हो रहा है, हीट क्या हो जाएगा, डिक्रीज यानी रिजेक्शन हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस हो। अब जो हीट रिजेक्शन होगा उसका कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन होगा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग जनरल फार्मूला क्या होता है हीट का, mc/dt। यहाँ पर m मास ऑफ एयर मतलब जो वर्किंग सबस्टांस है उसका मास, और c क्या है हमारा स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो यहाँ पर c भी लिख देंगे, है ना, mcv, और dt यानी चेंज इन टेम्परेचर चेंज कर रहा है T4 माइनस T1, T4 हमारा ज़्यादा है तो T4 माइनस T1 हो गया। तो ये जो हीट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ से, यानी हीट रिजेक्ट हो रहा है उसको हम लोग mcv T4 माइनस T1, यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो पिस्टन है वो कहाँ से मूव कर रहा है, BDC से TDC की ओर मूव करेगा। तो जो BDC से TDC की ओर मूव करेगा तो यह एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, मतलब बाहर से यह जितना भी एयर का जो बर्न गैसेस यानी धुआं हुआ होगा वो क्या करेगा, उसको हम लोग एग्जॉस्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो वो बाहर जो आपका हीट निकलेगा उसका जो हीट का अमाउंट होगा वो हमारा ये फार्मूला से होगा mcv T4 माइनस T1। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट साइकिल होता है ऑटो साइकिल में। 1 से 2 हमारा एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हुआ, 3 से 4 एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, और 4 से फिर 1 आ गए तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो ये कंप्लीट जो है ऑटो साइकिल इस तरह से वर्क करता है। अब जो है हम लोग इसमें इसका इफ़िशियंसी, ऑटो साइकिल का इफ़िशियंसी, वर्क डन और मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर निकालेंगे। तो जो इफ़िशियंसी होता है ऑटो साइकिल का, जो आपका इफ़िशियंसी होता है ऑटो साइकिल का वो क्या होता है, वो फॉर्मूला है इफ़िशियंसी का 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। ये हमारा इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है और यही हम लोग को प्रूफ करना है। सेकेंड वन है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला।
तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट, नेट वर्क डन है ये, तो इसका फॉर्मूला है P1V1 डिवाइडेड बाई गामा -1 R टू द पावर गामा -1 फिर -1 RP -1, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। थर्ड वन जो है मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर, आपको निकालना है मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर जिसको हम लोग PM से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P1R टू द पावर गामा -1 फिर -1 R टू द पावर RP -1 डिवाइडेड बाई गामा -1 और R -1। ये तीन फार्मूला को आपको प्रूफ करना है ऑटो साइकिल में। तो ऑटो साइकिल का इम्पोर्टेंट फार्मूला है इफ़िशियंसी के लिए 1 - T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2। तो ये फार्मूला जो है आपको इसी तरह का नंबरिंग प्रोसेस आपको दिखाना होगा, यानी यदि जहाँ पर भी ये फार्मूला का यूज करेंगे, ये फार्मूला का यूज आपको तभी आपका सुटेबल होगा जब आपका इस तरह का डायग्राम से आप सारा चीज़ों को रिप्रेजेंट कीजिएगा, मतलब नंबरिंग आपका इस तरह से ही होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपका ये फार्मूला काम करेगा। तो ये तीनों फार्मूला को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि आखिर ये फार्मूला आता कैसे है, और ये सारा फार्मूला का आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हम लोग जाते हैं इफ़िशियंसी निकालने के लिए। तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो ये जो साइकिल है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इसमें जो वर्किंग सबस्टांस है वो क्या है, एयर है, और इसका अमाउंट हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसका अमाउंट हम लोग 1 kg कंसीडर कर रहे हैं। मतलब 1 kg ऑफ वर्किंग सबस्टांस जो है 1 kg ऑफ वर्किंग सबस्टांस 1 kg ऑफ वर्किंग सबस्टांस ऑफ एयर वन kg ऑफ एयर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर m आएगा वहाँ पर हम लोग सीधे 1 लिखेंगे ताकि वो 1 kg ऑफ एयर हो जाए। वर्किंग सबस्टांस अब इफ़िशियंसी क्या होता है, व्हाट इज इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी हमारा जनरल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इफ़िशियंसी ये होगा। अब यहाँ पर आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, तो आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, ये ऑटो साइकिल्स में आउटपुट में हम लोगों को मिल रहा है वर्क डन, मतलब उससे काम ले रहे हैं हम लोग। इनपुट में क्या मिल रहा है, इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं इसको, इनपुट में हम लोग हीट सप्लाई दे रहे हैं। हीट सप्लाई मतलब हीट ऐड कर रहे हैं, हीट सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है आउटपुट बाय इनपुट करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब जो वर्क डन, आउटपुट के लिए वर्क डन चाहिए, इनपुट के लिए हीट सप्लाई चाहिए, तो दोनों का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट निकालते हैं, या आउटपुट निकालने के लिए हीट सप्लाई चाहिए। तो आउटपुट है वर्क डन, और वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, मतलब कितना सप्लाई हम लोग किए
और कितना निकला, और जो उसमें जो वर्क डन, बाकी जो हीट है वो क्या है, वर्क डन में काम हुआ होगा। तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, अब हीट सप्लाई निकालना होगा। तो हीट सप्लाई बराबर क्या होगा, जो हम लोग हीट सप्लाई दे रहे थे वहाँ पर, हीट सप्लाई बराबर हीट सप्लाई हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर जो आपका हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा था, यानी दो से तीन प्रोसेस में जो हीट सप्लाई दे रहे थे वो कितना दे रहे थे, तो उसका फॉर्मूला था mc/dt, यानी CV और T कितना पे हो रहा था हीट सप्लाई, 2 से 3 प्रोसेस में, 2 से 3 प्रोसेस में। और dt हमारा हो जाएगा चेंज इन dt हो जाएगा T3 माइनस T2, ये हमारा हीट सप्लाई हो जाएगा हीट सप्लाई। और यहाँ पर मास ऑफ एयर हम लोग 1 kg माने हैं, तो ये हमारा CV T3 माइनस T2 हो जाएगा, T3 माइनस T2 हो जाएगा। अब जो है ये हमारा हीट सप्लाई हो गया। अब हीट रिजेक्शन कितना था, हीट रिजेक्शन जो हीट रिजेक्शन होगा mCV किस पॉइंट पे हो रहा था, किस प्रोसेस में, तो यहाँ पर देखिए हीट का रिजेक्शन हो रहा था यहाँ पर 4 से 1 प्रोसेस में, इसमें हो रहा था 4 से 1 प्रोसेस में। देखिए यहाँ पर हीट रिजेक्शन होता 4 से 1 प्रोसेस में, 4 से 1 प्रोसेस में हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो जाएगा mCV, और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा T4, चेंज इन टेम्परेचर T4, ज़्यादा में से कम घटाएंगे T4 माइनस T1। ये आपका हीट सप्लाई निकल गया, हीट रिजेक्शन निकल गया, तो वर्क डन नहीं निकल जाएगा। वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन बराबर हीट सप्लाई यानी CV T3 माइनस T2, फिर माइनस m के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, 1 kg ऑफ एयर ले रहे हैं, CV T4 माइनस T1। क्लियर है, तो वर्क डन निकल गया, हीट सप्लाई निकल गया। तो हम लोग का आउटपुट बाय इनपुट अब हम लोग पुट कर देते हैं इसको। आउटपुट में हमारा यहाँ पर वर्क डन था, और वर्क डन हमारा आया है CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1, ये हमारा वर्क डन आया है। और इनपुट में हीट सप्लाई था, तो हीट सप्लाई हमारा है CV T3 माइनस T2, ठीक है। यहाँ पर CV कॉमन ले लेंगे, CV कॉमन ले लेंगे ना, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1, और नीचे CV है T3 माइनस T2, CV कैंसिल हो गया। अब जो है बचा क्या, T3 माइनस T2, अब इतना डिवाइडेड बाई इतना कर सकते हैं, T3 माइनस T2, फिर माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। अब ये T3 माइनस T2 ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हम लोग को आ गया है, जो प्रूफ हो गया। इफ़िशियंसी जो है ऑटो साइकिल का ये होता है, ऑटो साइकिल का फॉर्मूला 1 माइनस T4 माइनस T1, T4 माइनस T1
डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। देखिए याद करना आसान है, 1 माइनस T4 माइनस T1, तो T4 माइनस T1 कहाँ पर था, रिजेक्शन वाला में था T4 माइनस T1, और हमारा T3 माइनस T2 या हीट एडिशन वाला में था T3 माइनस T2। तो ये जो है ये वाला जो टेम्परेचर है कहाँ पे हो रहा था, और ये हमारा हीट एडिशन में, ये हीट रिजेक्शन में। तो T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T3 माइनस T2। तो ये फॉर्मूला हम लोग का काम तभी सूटेबल होगा जब आप ये पूरे डायग्राम को यानी PV और TH डायग्राम को इस तरह से नंबरिंग में, इसी नंबरिंग में आप उसको कंप्लीट करते हैं, डिराइव करते हैं। तो ये हम लोग किसी भी ये में न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो ये हमारा था इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन, वर्क डन के बारे में बात करेंगे। तो वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन, इसको बोलते हैं नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ PV डायग्राम और TS डायग्राम में, तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 प्रोसेस में, 1 से 2 प्रोसेस में, 1 से 2 प्रोसेस में एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि पिस्टन जो है BDC से TDC की ओर मूव कर रहा है। तो एक वर्क डन हुआ, वर्क डन मतलब यहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में भी क्या होगा, पिस्टन BDC से TDC की ओर मूव कर रहा है। पिस्टन जो है हमारा BDC से TDC की ओर मूव कर रहा है। तो पिस्टन के द्वारा बाई द पिस्टन के द्वारा किस पर वर्क हो रहा है, एयर पर वर्क हो रहा है, मैंने उसको दबाव दे रहा है। तो यहाँ पर एक वर्क डन हो गया 1 से 2, यानी यहाँ पर वर्क डन कुछ हुआ पिस्टन के द्वारा एयर पर। ठीक है, और दूसरा वर्क डन कहाँ पे होगा, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में। तो ये हो गया एक। और इसी के अंतर्गत आपका, इसी के अंतर्गत जो है इफ़िशियंसी का, सॉरी पहले इफ़िशियंसी जो हमारा इतना आया, अब इसी के अंतर्गत हम लोग इफ़िशियंसी को जो है कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो के टर्म में हम लोग लिखते हैं। मतलब इफ़िशियंसी का तो ये फॉर्मूला हो गया। इफ़िशियंसी में एक चीज़ और हम लोग छूट रहा है, एक जो है इफ़िशियंसी का ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग किसके टर्म पर, तो 1 माइनस 1 अपॉन R टू दी पावर गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला, ये आपका इफ़िशियंसी का ही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को भी इसी में क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर R क्या है, इसको इस इफ़िशियंसी के फॉर्मूला को हम लोग इस टर्म में लिखेंगे। तो वो चीज़ कैसे होगा उसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए 2 चीज़ होगा, 2-3 चीज़ को समझना है। आपका कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो को बारे में, और दूसरा आपका एक्सपेंशन रेशियो। तो जो आपका कंप्रेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, उसे किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर डायग्राम में हम लोग चल जाते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो में तो 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेस हो रहा है। 1 से 2 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम 1 से 2 की ओर जाने में वॉल्यूम घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमारा जो कंप्रेशन रेशियो होगा वह एक पॉइंट पर क्या था और फाइनल पॉइंट पर क्या था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 से 2 प्रोसेस में इसमें टोटल वॉल्यूम 1 से 2 प्रोसेस में, तो
तो 1 से 2 प्रोसेस में टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम, क्योंकि जो वॉल्यूम है पिस्टन का सिलेंडर का, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहता है। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वॉल्यूम बचा इसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है 1 से 2 के बीच जो यहाँ पर शिफ्ट वॉल्यूम दिख रहा है, इसी वॉल्यूम पर पिस्टन जो है मूव कर रहा है, इसी वॉल्यूम के पर पिस्टन पूरा का पूरा मूव कर रहा है। तो जो कंप्रेशन रेशियो होगा इस प्रोसेस में, तो कंप्रेशन रेशियो जो होगा उसको हम लोग कंप्रेशन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, आरसी। तो कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो होगा कंप्रेशन, है ना, ये जो V1/V2, यानी कंप्रेस होने के कारण जो वॉल्यूम में इफेक्ट हुआ, तो वॉल्यूम में इफेक्ट हुआ तो V1/V2, मतलब जो आपका वॉल्यूम पहले हाईएस्ट वॉल्यूम कितना था, मतलब V हाई अपॉन V लो, यानी वॉल्यूम जो लो कितना है, यानी ये हो जाएगा V1 हमारा हाई वॉल्यूम है, और V2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका लोवेस्ट वॉल्यूम होगा कंप्रेशन के दौरान। तो V2 हो इस रेशियो को, इसी रेशियो का, यहाँ V1 क्या है, यहाँ देखिएगा टोटल वॉल्यूम, V1 यहाँ पर किससे नोट कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम को, और V2 क्या है यहाँ पर, तो शिफ्ट वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम को घटाएंगे, टोटल वॉल्यूम से क्लियरेंस वॉल्यूम को घटाएंगे तो शिफ्ट वॉल्यूम आ जाएगा। तो V2 हमारा क्या है, शिफ्ट वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, शिफ्ट वॉल्यूम। और यही वो वॉल्यूम होता है जहाँ से जिसके अंतर्गत पिस्टन मूव करता है। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम का रेशियो को कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, याद रहेगा, कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो में हमेशा जो है ऊपर में हाई वॉल्यूम होगा और नीचे में लो वॉल्यूम होगा, यानी आपका V1/V2, यानी जो बड़ा वॉल्यूम होगा वो ऊपर और जो छोटा वॉल्यूम होगा वो आपका नीचे, यानी RC = V1/V2। उसी तरह आपका कंप्रेशन में देखिए, यहाँ पर कंप्रेशन में, यानी एक्सपेंशन प्रोसेस 3 से 4 में क्या हो रहा है, देखिए 3 से 4 यानी एक्सपेंशन प्रोसेस में हम लोग देखेंगे तो हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है, यानी एक्सपेंड करता है। तो किस प्रोसेस में हो रहा है, 3 से 4 प्रोसेस में हो रहा है। तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, हाईएस्ट वॉल्यूम किस में है, हाईएस्ट वॉल्यूम है आपका 4 में, तो V4 डिवाइडेड बाई V3। अब इस प्रोसेस में देखिए कि V4 PV डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर V4 और V1 क्या है, इक्वल है। तो V4 को जगह पर V1 भी लिख सकते हैं, और देखिए V3 और V2 क्या है, इक्वल है, तो V3 के जगह पर V2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आपका एक्सपेंशन प्रोसेस देखिए कि V1/V2 और कंप्रेशन रेशियो भी V1/V2 आ गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी RC = RE, और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। यानी इस ऑटो साइकिल के इस प्रोसेस में कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो दोनों क्या है, बराबर है। और एक्सपेंशन रेशियो भी वही है, जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उसको ऊपर और जो लोवेस्ट वॉल्यूम होगा उसको नीचे। एक्सपेंशन के दौरान जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा वो ऊपर और जो लोवेस्ट वॉल्यूम होगा वो नीचे। तो इस रेशियो को हम लोग एक्सपेंशन रेशियो बोलेंगे। तो एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसका डेरिवेशन में। तो किस तरह से हमारा एक्सपेंशन रेशियो यानी कंप्रेशन रेशियो, पहले तो कंप्रेशन रेशियो बराबर V1/V2 और एक्सपेंशन रेशियो बराबर V4/V3। अब ये दोनों इक्वल था V1/V2 के, यानी RC = RE =
R बराबर V1/V2। चलिए, ये क्योंकि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए R है, तो R का हम लोगों को एक्सप्रेशन जानना ज़रूरी था। अब आते हैं इसके प्रोसेस में। तो प्रोसेस में हम लोगों को देखिए इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इस वाला फॉर्मूला को इस वाले में ट्रांसफॉर्म करना है। यानी इफ़िशियंसी जो है हमारा, जो इफ़िशियंसी मेन इफ़िशियंसी जो निकला 1 - T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2, इसको जो है 1 - 1/R⁻⁻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 ⁻
-1 यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे। ये इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म करना है, यानी जो टी वाला टर्म है उसको एलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ आर, कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में एलिमिनेट करना है, तब जाके ये जो फॉर्मूला होगा इसमें ट्रांसफॉर्म होगा। चलिए, इसके लिए हम लोग प्रोसेस सारा जो T4 और T4, T3, T1, T2 इसको किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्म करके R के टर्म में लिखना है। इसके लिए हम लोग प्रोसेस नंबर 1 में जाएंगे। प्रोसेस 1 और 2 को कंसीडर करते हैं, प्रोसेस 1 और 2 को, प्रोसेस 1, 2 को। ये है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब जो है, जब यह एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है तो दो रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए, दो रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में ये सारा रिलेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट जो है वो है, क्या है हमारा, जब कोई प्रोसेस एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है तो जो पीवी प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो क्या होगा। तो यहाँ 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, तो इस दोनों के दौरान प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, ये फॉर्मूला होगा। दूसरा, जो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है तब टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर में T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1 पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा। ये दो रिलेशन इसमें इम्पोर्टेंट है जानना कि जब कोई प्रोसेस एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जब कोई प्रोसेस एडियाबैटिकली, रिवर्सिबल एडियाबैटिकली होता है तो पीवी में क्या रिलेशन है और टी, भी और पी के बीच, तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है। ये दो फॉर्मूला इसमें जानना ज़रूरी है। तो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर को सबसे पहले हम लोग को V में चेंज करना है, यानी वॉल्यूम में चेंज करना है। तो हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन में लेंगे, क्योंकि यदि टेम्परेचर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम जो है किससे कन्वर्ट होता है, तो कंप्रेशन रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जब लेंगे तो यहाँ पर 1 से 2 प्रोसेस है, फॉर्मूला हमारा ये वाला आ जाएगा। तो T2 डिवाइडेड बाई T1 हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकें जो है R पर, मतलब कंप्रेशन रेशियो में। तो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू
V1 डिवाइडेड बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं T1 और V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अब जो है T2 बराबर T1, V1 बाई V2 क्या होगा, V1 बाई V2 हमारा कंप्रेशन रेशियो है, तो इसको हम लोग गामा माइनस 1 लिखेंगे। तो यानी T2 को हम लोग लिख सकते हैं T1 R टू द पावर गामा माइनस 1। चलो T2 को हम लोग निकाल दिए हैं, R के टर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हम लोग T3 के बारे में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग प्रोसेस ले रहे हैं, प्रोसेस 3, 2 और 4 में प्रोसेस 3 to 4 में, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 कैसा प्रोसेस है, तो 3 to 4 देखिए यहाँ पर 3 to 4 प्रोसेस, जो आपका 3 to 4 प्रोसेस है वो कैसा है, तो देखिए 3 से 4 प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसमें भी वही कंडीशन होगा, जब एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पर आया, तो यहाँ पर आपका दो रिलेशन वही, तो यहाँ पर 3 और 4 आपका स्टेज है, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा P3 V3 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 टू द पावर गामा। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा T3 डिवाइडेड बाई T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाई P4 द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। तो ये फॉर्मूला बेहद इम्पोर्टेंट है, हर जगह इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होने वाला है, तो इसको याद रखिएगा कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें आपका PV, TV और P के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग अब इसमें जो T और V है उसको हम लोग लेते हैं, T और V के बीच जो रिलेशन है उसको लेते हैं, तो ये आ जाएगा T3 डिवाइडेड बाई T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V3 टू द पावर गामा माइनस 1। अब T3 डिवाइडेड बाई T4, अब V4 बाई V3, तो याद होगा V4 बाई V3 एक तरह का क्या था, एक्सपेंशन रेशियो था, जो कि कंप्रेशन रेशियो को इक्वल था, तो जो ये है ये आपका इक्वल हो जाएगा R के, तो R टू द पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर T3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर T3 बराबर T4 R टू द पावर गामा माइनस 1। तो T3 का वैल्यू हम लोग और T2 का वैल्यू हम लोग ले आए हैं, यहाँ पर T3 और T2 का वैल्यू ले आए हैं। अब ये T2, अब देखिए यहाँ पर जो आपका T3 और T2 का वैल्यू हम लोग किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला था एफिशिएंसी का जो आ चुका था वह 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। अब एफिशिएंसी में हम लोग T2 का जगह पर फॉर्मूला पर क्या लिखेंगे, T1 R टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है, तो 1 माइनस T4 माइनस T1 और T3 के जगह पर T4
आर टू द पावर गामा माइनस 1 और T2 के जगह पर क्या लिखेंगे, T1 आर टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब बिल्कुल प्रूफ होने के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, T4 माइनस T1। अब देखिएगा यहाँ पर T4 माइनस T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इफ़िशियंसी 1 माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे आर टू द पावर गामा माइनस 1। ये देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग का आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यदि T4 T1 T2 T3 ये ना दे के यदि आपका सिर्फ कंप्रेशन रेशियो दे दे तो आप इसके बेसिस पर इफ़िशियंसी ऑटो साइकिल का निकाल सकते हैं। तो ये बेहद बेहद इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो इसको भी याद करके चलेंगे। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला ये कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोगों का है कौन सा, यहाँ पर आर क्या है हमारा, आर जो है कंप्रेशन रेशियो। तो देखिएगा यहाँ पर जो आर जो है कंप्रेशन रेशियो है, तो यदि हम लोग आर का वैल्यू कम होगा, आर का वैल्यू कम होगा तो यहाँ पर ये वाला ऊपर जो है यहाँ पर 1/1 होगा। यदि 1/1 कर करके यहाँ पर यदि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी जो है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आर का वैल्यू यदि आपका डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि आपका इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू जो है ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का वैल्यू कम हो जाएगा। आर यदि इंक्रीज हो जाएगा तो पूरा का वैल्यू कम हो जाएगा। पूरा का वैल्यू यदि कम हो जाएगा तो यहाँ पर इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा। तो यूँ कहें कि जो आपका इफ़िशियंसी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो सकता है, हार है। जो इफ़िशियंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने पर जो आपका ऑटो साइकिल का जो इफ़िशियंसी है वह बढ़ता है। तो ये भी याद रखेंगे, ये पॉइंट MCQ क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग वर्क डन, जो वर्क डन था उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। वर्क डन, ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे वर्क डन, वर्क डन, नेट वर्क डन या फिर नेट वर्क डन है ना, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन ऑटो साइकिल में जो नेट वर्क डन था वह कितना है, P1 V1 टू दी पावर P1 V1 गामा माइनस 1, उसके बाद R गामा माइनस 1 फिर RP माइनस 1। ये हम लोग का वो नेट वर्क डन है। ये नेट वर्क डन को प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे होगा, तो नेट वर्क डन, तो वर्क डन, अब यहाँ पर डायग्राम में आते हैं थोड़ा सा। वर्क डन जो नेट वर्क डन होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक से दो प्रोसेस में एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के दौरान यहाँ पर पिस्टन के द्वारा एयर पर वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ वर्क हो रहा है, पिस्टन के द्वारा एयर पर वर्क हो रहा है जब आपका पिस्टन BDC से TDC की ओर मूव कर रहा है। अब जो है या अब 3 से 4 प्रोसेस में यानी ये वाला डायग्राम में देखिएगा कि जो पिस्टन है वह टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर पिस्टन को धक्का मारता है कौन, एयर, ठीक है। तो एयर के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, एयर के द्वारा बाय द एयर ऑन द पिस्टन, हाँ वर्क हो रहा है, बाय द एयर ऑन द पिस्टन वर्क हो रहा है। और इसमें बाय द पिस्टन ऑन द एयर वर्क हो रहा है, मतलब 1 से 2 प्रोसेस में भी वर्क हो रहा है और 3 से 4 प्रोसेस में भी वर्क हो रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ज़्यादा वर्क तो ये होगा ना जहाँ पर आपका वर्क डन होगा, मतलब यहाँ पर हीट सप्लाई होगा और आपका कंबसन होगा, और उस हीट सप्लाई के कारण, ब्लास्टिंग के कारण पिस्टन मूव करेगा, मतलब एक्सपेंशन में ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो पूरा जो एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क हो रहा है उसको और कंप्रेशन के दौरान जो वर्क हो रहा है उसको यदि माइनस कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिलेगा। तो यही प्रक्रिया हम लोग को इसमें करना है, माने एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन हो रहा है उसको, एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन हो रहा है उसको कंप्रेशन के दौरान वर्क डन हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट वर्क डन मिल जाता है, नेट वर्क डन मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन होगा, है ना, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन माइनस वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। अब जो है वर्क डन, जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी आ गया सीधे, देखिए एडियाबैटिक। तो जब भी एडियाबैटिक हो, प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनेमिकली एडियाबैटिक, रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें जो आपका वर्क डन होता है वह क्या होता है, वह उसका फॉर्मूला होगा पी भी माइनस पी भी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब ये वर्क डन किस में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कौन सा प्रोसेस में हो रहा है, तो 3 से 4 प्रोसेस में हो रहा है, 3 से 4 प्रोसेस में हो रहा है, 3 से 4 प्रोसेस में हो रहा है। तो ये आपका P3 V3 माइनस P4 V4 ये हो गया। अब जो है इसी तरह जो कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क हो रहा है, तो इसमें जो वर्क होगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो इसी को हम लोग अब आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अब जो है यदि यहाँ पर प्रेशर क्या है, यदि हम लोग बार में यूज कर रहे हैं, प्रेशर हमारा किस में है, बार में है, प्रेशर को यहाँ पर हम लोग किस में कंसीडर कर रहे हैं, बार में कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P3 V3 माइनस P4 V4 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 और P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। यदि हम लोग बार में कंसीडर कर रहे हैं प्रेशर को बार में कंसीडर कर रहे हैं, तो एक बार बराबर क्या होता है, हमारा एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, है ना। अब जो है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ P और V
क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यूनिट का मल्टीप्लिकेशन। देखिए यदि हम लोग इसको बार में ले रहे हैं तो प्रेशर हो गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में। अब जो है वॉल्यूम जो है क्या है, मीटर क्यूब में है, तो इसको मीटर क्यूब में क्या कर लेंगे, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁵ न्यूटन मीटर, 10⁵ न्यूटन मीटर। अब 10⁵ न्यूटन मीटर में इसको 10⁻² इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 10⁻² और 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, किलो, और न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल, यानी 10⁻² किलो जूल। यानी यदि आपका प्रेशर में डायरेक्टली यहाँ पर यदि आप न्यूमेरिकल में प्रेशर का यूनिट बार में दिया है, तो यदि हम डायरेक्टली पुट करते हैं तो उसके साथ हम लोगों को 10⁻² किलो जूल यदि हम लोग किलो जूल लिखेंगे तब जाके यह जो है ऐसा यूनिट में आएगा। तो ये फॉर्मूला रखेंगे याद। अब जो है यहाँ पर इसको आगे चलते हैं, बराबर यहाँ पर नीचे क्या है, γ-1, ये γ-1 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर में क्या P3 V3 माइनस P4 V4, ये बचा माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है। अब जो है इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर 1/γ-1 इस वाले प्रोसेस में हम लोग P4 V4 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा P3 V3 डिवाइडेड बाई P4 V4 -1। ठीक है, इसमें P1 V1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 -1। चलो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम लोग जो है फॉर्मूला में, जो मेन हम लोग का फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस कंसीडर करेंगे, प्रोसेस नंबर 1 से 2 और 3 से 4, 1 से 2, ताकि इसको हम लोग इस पूरे टर्म को R यानी कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लिख सकें, R यानी कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लिख सकें। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, 1 से 2 प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं। 1 से 2 प्रोसेस को कंसीडर जब कर रहे हैं, वन से टू प्रोसेस में, तो 1 से 2 आपने याद होगा, तो वो क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला एक था P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। अब जो है V1 बाई V2
टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2/P1। अब V1/V2 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V1/V2 हमारा कंप्रेशन रेशियो था, तो R टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2/P1, जो कि इक्वल था P2/P1। यहाँ पर अब जो है यहाँ पर देखिए P3 और P4 के बारे में। तो यहाँ पर P2/P1 बराबर R टू द पावर गामा हो गया। उसी तरह प्रोसेस नंबर 3 से 4 प्रोसेस लेते हैं। क्या लेंगे, 3 से 4 प्रोसेस। देखिए हम लोग ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं, तो जो हमारा P3, P4, P2, P1 है उस सभी को कन्वर्ट करना है R के टर्म में, इसलिए हम लोग इस तरह का प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं। तो 3 और 4 प्रोसेस, ये भी आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लेंगे P3V3 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P4V4 टू द पावर गामा। अब P3/P4 हो जाएगा इज इक्वल टू P4/V3 टू द पावर गामा। अब जो है V4 और V1 इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर V1 बराबर V4 था और V3 बराबर V2 था। तो यहाँ पर V4 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V4 के जगह पर V1 लिख सकते हैं और V3 के जगह पर V2 लिख सकते हैं टू द पावर गामा। अब देखिए यहाँ पर V1/V2 को लिख सकते हैं, यह है कंप्रेशन रेशियो होता है V1/V2, इसको R से लिख सकते हैं, R टू द पावर गामा। तो देखिए यहाँ पर P2 इज इक्वल टू R टू द पावर गामा और P2/P1 इज इक्वल टू R टू द पावर गामा है और P3/P4 भी R टू द पावर गामा है। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा P2/P1 इज इक्वल टू P3/P4 इज इक्वल टू R टू द पावर गामा। अब देखिए यहाँ पर कि P3/P4 यहाँ पर ये वाला, अब हम लोग इस इक्वेशन में आते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ P3/P4 यहाँ पर दिख रहा होगा ये टर्म, और P2/P1 ये वाला टर्म दिख रहा होगा। इसके जगह पर हम लोग R को लिख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो है हमारा W क्या था, 1/γ-1 P4V4 P3V3 डिवाइडेड बाय P4V4 -1 माइनस P1V1 P2
V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 माइनस 1। अब 1 पॉन गामा माइनस 1 P4 V4। अब देखिए P3 बाई P4 को लिख सकते हैं R टू द पावर गामा, ठीक है। और V3 बराबर V3 बाई V4, तो V3 बाई V4, तो V3 किसके बराबर था? तो V3 हमारा V2 के बराबर था, इसके बराबर था V2 के बराबर। और V4 बराबर किसके बराबर था? V1 के बराबर। और ये हो गया V2 बाई V1, और V1 बाई V2 हमारा क्या था? R, तो V2 बाई V1 1 बाई R हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई R माइनस 1, तरह माइनस P1 V1 अब P2 बाई P1, P2 बाई P1 देखिए R टू द पावर गामा लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, P2 बाई P1। और V2 बाई V1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन R 1। अब 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 P4 V4 R के R ये ऊपर चला जाएगा तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, R टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस P1 V1, इसमें भी आ जाएगा R टू द पावर गामा माइनस 1 ठीक है। अब जो है V4 किसके इक्वल है? V1 के इक्वल है। V4 किसके इक्वल है? V1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा V4 को V1 के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब यहाँ पर P4 और V4 हमारा V1 के बराबर है, R टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस P1 V1 R टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब यहाँ से V1 कॉमन ले लीजिए, V1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? P4 R टू द पावर गामा माइनस 1 बस अब सिंप्लीफिकेशन है ओनली। P1 R टू द पावर गामा माइनस 1 ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ जाएगा? V1 ये आ जाएगा गामा माइनस 1, R टू द पावर गामा माइनस 1 ये कॉमन आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा? P4 माइनस P1 बस। अब जो है P4 माइनस P1, अब हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं प्रूफिंग के। अब इसको एलिमिनेट करना है P वाले टर्म को। इसके लिए हम लोग आते हैं, टर्म है प्रेशर रेशियो। क्या है? प्रेशर रेशियो। देखिए प्रेशर रेशियो, तो प्रेशर रेशियो जो है वो कंप्रेशन में भी होगा और एक्सपेंशन में भी होगा। आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? कंप्रेशन में भी
और एक्सपेंशन में भी। कहाँ पर मिलेगा? कंप्रेशन में भी और एक्सपेंशन में भी। तो कंप्रेशन के दौरान प्रेशर में इफेक्ट होगा। तो जो कंप्रेशन के दौरान जो प्रेशर में इफेक्ट होगा, है ना, कंप्रेशन के दौरान जो प्रेशर में इफेक्ट होगा, तो कैसा इफेक्ट होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, फिर से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जो कंप्रेशन में होता है, देखिए 1 से 2 प्रोसेस में जो कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है? 1 से 2 प्रोसेस में आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 1 से 2 प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी P2 बड़ा है और P3 P1 जो है, तो P3 सॉरी 1 से 2 प्रोसेस में नहीं, आपका यहाँ पर 2 से 3 प्रोसेस और 4 से 1 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस और 4 से 1 प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर कंप्रेशन देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? 2 से 3 प्रोसेस और 4 से 1 प्रोसेस पे। 2 से 3 प्रोसेस और 4 से 1 प्रोसेस। कंप्रेसर नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ 2 रेशियो मिलेगा कांस्टेंट, यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस पर नहीं, कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मिलेगा प्रेशर रेशियो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस है जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा, 2 से 3 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस और 4 से 1 प्रोसेस, है ना। यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा था और यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा था। तो इस दौरान क्या होगा? प्रेशर जो है इंक्रीज कर रहा था। वॉल्यूम कांस्टेंट था लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर रहा था। वॉल्यूम ये था लेकिन प्रेशर जो है इंक्रीज कर रहा था। तो फिर से डायग्राम पे आते हैं। तो जो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस था? वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस आपका 2 से 3 प्रोसेस था। तो 2 से 3 देखिए यहाँ पर 2 से 3 प्रोसेस में क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस। तो वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस मतलब यहाँ पर प्रेशर राइज इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है 2 से 3। तो P3/P2 यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो को RP से डिनोट करते हैं, प्रेशर रेशियो को RP से डिनोट करते हैं। ये हो गया ये हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी हमेशा ऊपर वाला जो प्रेशर है उसको हम लोग हाई रखेंगे, P हाई, इसमें भी हाई रहेगा, अपॉन P लो, ठीक है। यानी P3 हमारा ज़्यादा है, अपॉन में P2 कम है। तो ये रेशियो को क्या कहलाएगा? हमारा प्रेशर रेशियो। अब जो है प्रेशर रेशियो और कहाँ पर मिलेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी 4 और 1 प्रोसेस, यहाँ पर भी मिलेगा आपका प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो P4 और 1 प्रोसेस में किसका ज़्यादा प्रेशर है? तो P4 का ज़्यादा प्रेशर है। तो P4 डिवाइडेड बाई P1, P4 डिवाइडेड बाई P1, ये भी यहाँ पर भी क्या मिलेगा? प्रेशर रेशियो मिलेगा। और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। जो हमारा प्रेशर रेशियो है P3/P2, P3/P2 और P4/P1। तो यहाँ पर हमारा आ गया प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो हम लोग को मिल गया है। अब वो है तो जो प्रेशर रेशियो है, प्रेशर रेशियो हम लोगों को कहाँ मिलेगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम 2-3 प्रोसेस में प्रेशर रेशियो मिलेगा
और 4:1 प्रोसेस में प्रेशर रेशियो मिलेगा। तो 2:3 प्रोसेस में हाई प्रेशर हो जाएगा P3, लो प्रेशर हो जाएगा P2। इसको हम लोग प्रेशर रेशियो कहेंगे और इसको हम लोग डिनोट करेंगे RP से। इसी प्रकार P4 और P1 प्रोसेस में जो हाई प्रेशर होगा वो P4 होगा डिवाइडेड बाय P1। इसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर रेशियो से। तो प्रेशर रेशियो हम लोगों को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिलेगा ऑटो साइकिल में। अब जो है यहाँ पर P3/P2, P4/P1, यहाँ पर देखिएगा रिलेशन हम लोग इससे पहले निकाले हैं P2/P1 ये वाला रिलेशन और इक्वल टू P3/P4, मतलब ये दोनों रेशियो क्या है आपका इक्वल है ना। हमारा आया था P2/P1, हमारा इक्वेशन आया था P2/P1, ठीक है। उसके बाद P3/P4, P3/P4 ये इक्वल था, ये इक्वल था क्योंकि RP इक्वल था, सॉरी R इक्वल था, R टू दी पावर गामा आया था, ये आया था पहले। तो ये दोनों जो है बस में इक्वल था, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा P3/P2, P3/P2 इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू P4/P1, P4/P1 इज इक्वल टू RP। ये प्रेशर रेशियो का एक रिलेशन आया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको एलिमिनेट, यहाँ जो P दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है 8.4 पर और 1 पर, इसको एलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ RP। तो देखिए V1/Γ-1 R टू द पावर Γ-1 अब यहाँ पर P4, यहाँ पर जो है P4 हम लोग क्या कर लेंगे, P4 या P1 यहाँ पर जो आपका P1 है उसको डिवाइड कर देंगे ना यहाँ पर। तो P1 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो P4/P1 माइनस P1/P1 ये हो गया। अब ये P1 को यहाँ बाहर लिख देंगे, P1/V1 डिवाइडेड बाई Γ-1 R टू द पावर Γ-1 -1। अब P1 चला गया। अब P4/P1 देखिए यहाँ पर RP लिख सकते हैं उसको, P4/P1 को क्या लिख सकते हैं RP। तो RP और P1 माइनस P1 कैंसिल हो जाएगा, तो RP -1 तो यहाँ पर आ गया। फाइनली वी गेट W इज इक्वल टू P1/V1 डिवाइडेड बाई Γ-1 फिर R टू द पावर Γ-1 और R टू द RP -1। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग को ये मिल चुका है, जिसको हम लोग को प्रूफ करना था इन टर्म्स ऑफ R एंड RP। इन टर्म्स ऑफ R एंड RP वर्क डन का फॉर्मूला हो गया ये, इन टर्म्स ऑफ R एंड RP। अब इसके जस्ट जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम लोग किससे नोट करते हैं? PM से।
we have to find out mean effective pressure. mean effective pressure mean effective pressure mean effective pressure में PM है ना, PM को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह होता क्या, यह एक तरह का रेशियो है, यानी नेट वर्क डन किसका नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय शिफ्ट वॉल्यूम। शिफ्ट वॉल्यूम अब डायग्राम में देख चुके थे, जहाँ पर वॉल्यूम पिस्टन मूव करता है, जितना स्पेस में पिस्टन जो है मूव करता है। तो चलिए, नेट वर्क डन हम लोग का आ चुका है, नेट वर्क डन हम लोग का आ चुका है, वो हमारा है, ये नेट वर्क डन को लिख सकते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा -1 r⁻⁻⁻1 और Rp-1। ठीक है, और शिफ्ट वॉल्यूम हमारा आ जाएगा क्या, V1 माइनस V2 V1 माइनस V2। V1 माइनस V2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो V1 माइनस V2 है, अब हम लोग क्या करेंगे, P1 बाई V1 r⁻⁻⁻1 Rp-1। ठीक है, अब यहाँ से V1 कॉमन ले लेंगे, वो इसलिए ताकि यहाँ 1 बच जाए और यहाँ V2 बाई V1 हो जाए, और इसको हम लोग R के टर्म में लिख दें। ठीक है, तो P1 V1 r⁻⁻1 फिर Rp-1। ठीक है, अब जो है V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस, अब V1 बाई V2 क्या था R, तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा 1 बाई R, 1 बाई R, 1 बाई R। यहाँ गामा -1 छूट रहा है, गामा -1 हो जाएगा यहाँ भी गामा -1। अब जो है यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ पर V1 से V1 कैंसिल हो गया था ना, अब यहाँ पर P1 r⁻⁻1 Rp-1 ये आ जाएगा, यहाँ से R-1 डिवाइडेड बाई R, इधर है गामा -1, ये आ जाएगा P1, बस सिंप्लीफाई है, P1 इंटू R, इसमें आ जाएगा r⁻⁻1। एक चीज़ और छूट रहा है यहाँ पर, जो है r⁻⁻1 था, इसको भी करेक्ट करके चलिएगा, r⁻⁻1 है यहाँ पर। ठीक है, और सभी जगह
आर टू द पावर गामा माइनस वन, दो जगह गामा माइनस वन, आर टू द पावर गामा माइनस वन, यहाँ भी आर टू द पावर गामा माइनस वन, यहाँ पर भी आर टू द पावर गामा माइनस वन, इस तरह से था आर पी माइनस वन। अब जो है ये आर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा ये गामा माइनस वन भी नीचे आ जाएगा, गामा माइनस वन आर माइनस वन। तो ये हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला P1 R इंटू आर टू द पावर गामा माइनस वन आर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन आर माइनस वन। तो ये कंप्लीट ऑटो साइकिल का डेरिवेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इफ़िशियंसी के बारे में, वर्क डन के बारे में और मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। ऑटो साइकिल क्या होता है, ऑटो साइकिल का प्रोसेस क्या है, फिर उसके बारे में हम लोग तीनों डेरिवेशन, जिसमें आपका इफ़िशियंसी है ना, इफ़िशियंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, फिर आपका वर्क डन, फिर आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये सारा का सारा हम लोग डेरिवेशन हम लोग जान चुके हैं ऑटो साइकिल के अंतर्गत। तो सारा फॉर्मूला एक जगह सेमिराइज कर लीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चूँकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा था, तो स्किप करके या फिर पॉज कर के इसको कंप्लीट बढ़िया से समझ के इसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।